किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और यह समय है आपके अपने कार्यक्रम सच के साथ का। पिछले कुछ दिनों बंगाल का वो सच हम सबके सामने आया जिसके बाद पूरा देश शर्मसार है। मां काली की पूजा करने वाला बंगाल, सती प्रथा को रोकने वाले राजा राम मोहन राय का बंगाल, विधवा विवाह को मंजूरी दिलाने वाले ईश्वर चंद विद्यासागर का बंगाल, अपने साहित्य के जरिए महिला के उत्थान की बात करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, वंदे मातरम जैसे गीत के जरिए मां को राष्ट्र के साथ जोड़ने वाले, उसकी पूजा की बात करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाल, और सबसे खास बात यह, मौजूदा समय में देश की इकलौती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बंगाल। मैं कोटन कोट कह रहा हूं, ममता बनर्जी का बंगाल। और उस बंगाल में जो तस्वीर हमने देखी, वो तस्वीर शर्मसार करने वाली थी, हृदय विदारक थी, विभत्स थी। और उस तस्वीर को देखने के बाद पूरा देश यही कह रहा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मेहंदी छोड़ो, खड़ग उठा लो, खुद का चीर खुद ही बचा लो, अब गोविंद ना आएंगे। दूत बिछाए शकुनी बैठे, सब मस्तक छुप जाएंगे। शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। यही गुहार पूरा देश महिलाओं को लेकर लगा रहा है। लेकिन हकीकत हम सब जानते हैं, किसी तरह का कोई बदलाव, किसी तरह की मानसिकता में किसी तरह का फेरबदल नहीं हो रहा है। सारी बातें सिर्फ किताबी हैं। इन किताबी बातों के इतर आज जरूरत है उस द्रौपदी को कि किसी गोविंद का इंतजार ना करे। अगर कोई हाथ जबरन पकड़ ले तो उसे तोड़ने का दम उसमें हो। किसी की घूरती निगाहें उसके चरित्र का हनन करने की नापाक कोशिश करे तो वो निगाहें नोच लेने का दमखम हो। लेकिन ऐसा होता कहां है? तस्वीर तो हम देख रहे हैं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े हों, महिला की सुरक्षा से जुड़े आंकड़े हों, कन्विक्शन रेट की बात करें, हर तरफ सिर्फ निराशा ही निराशा है। आज सच के साथ में एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो रिपोर्ट वाकई बहुत दुखद है, शर्मनाक है, लेकिन ये आंकड़े आपके लिए जानना जरूरी है, जो बताते हैं कि देश में महिला की अस्मिता को कैसे तार तार किया जा रहा है। राज्य बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति नहीं बदलती, और वो करहाती आवाज नहीं बदलती जो हमेशा न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए, और आज की इस रिपोर्ट के बाद एक विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि ये कोशिश आजादी के 77 साल में 7700 बार की गई है, लेकिन उसका परिणाम नहीं आ पा रहा है। लेकिन फिर भी आज हम और आप बेहद संजीदगी के साथ इस विषय पर बात करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह इस रिपोर्ट के साथ लौटता हूं, खास मेहमानों के साथ। देखिए रिपोर्ट। गुजरात लेन नंबर 2, वेरी नाइस। कामयाबी के कई कीर्तिमान गढ़ने के बावजूद आज भी आधी आबादी की कहानी कुछ बदली नहीं है। महिलाएं लगातार
तैयार नहीं है। तो आज आधी आबादी के इस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में हमको पूरा करती है, लेकिन स्थिति कई सालों से जस की तस बनी हुई है और बहुत शर्मसार है पूरा देश कि रह रहकर यही बातें, यही सवाल हम और आप पूछते हैं कि ये आधी आबादी कब आजादी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है, तारुफ मैं आपको कराता हूं। मेरे साथ शबनम खान जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। शबनम, स्वागत आपका। अनीता डागर मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं लेकिन महिलाओं के इस दर्द को बखूबी समझती हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं रेखा अग्रवाल, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और बताएंगी कि आज कन्विक्शन रेट में आखिर क्यों कमी है। मेरे साथ निहारिका जुड़ रही हैं, स्टूडेंट हैं, दिन रात इस तरह की दिक्कतों का वो सामना करती हैं, उनके अनुभव को भी आज जानेंगे। निहारिका, स्वागत आपका। सबसे पहले शबनम, आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या वजह है कि तस्वीर बदलती नहीं, बल्कि बदलना तो छोड़िए, ये और विभत्स और विकृत और खराब और भद्दी होती जा रही है। और शबनम, आप तो कहती है ना कि मैं सिलना नहीं जानती, मैं उधेड़ना भी जानती हूं। ये महिलाएं उधेड़ना सीखेंगी कब? नहीं, महिलाएं तो घनश्याम जी उधेड़ना जानती हैं, लेकिन जब एक लड़की को इस तरीके से प्रायोजित करके उसका बलात्कार किया जाता है, प्रायोजित करके 4 लोग उसके हाथ पकड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया जाता है, तो लड़की क्या किसी आदमी के साथ भी ऐसा होगा तो बेबस हो जाता है। बात इसकी नहीं है कि लड़कियां क्या जानती हैं, बात इसकी है कि देश के पुरुष क्या जानते हैं, देश के पुरुषों को हमने क्या सिखा रखा है। हमने लड़कियों का एक ही बस रूप जो उनके दिमाग में बसाया है, लड़कियां मीन्स घर में रहेंगी, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और मैं माफी के साथ कह रही हूं, सिर्फ उनको घर की सजाने की वस्तु, वो गहने पहने इसके लिए और बिस्तर तक के लिए, बस यही हमने सिखाया। और वो वर्षों पुरानी बात है, ये कोई चांद में जा रही है ना, कीर्तिमान भी गढ़ रही है, वो कौन महिला है? ये लड़कियों की अपनी क्षमता है ना घनश्याम जी। आप हमेशा लड़कियों की क्षमता पर सवाल उठाते हैं कि लड़कियां ये कर रही, लड़कियां तो कर रही हैं, ये आपकी हमारी हिम्मत है। हम बहनें बैठकर जो ताकत के साथ बाहर आते हैं, निकलते हैं और भी बहनों के लिए काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। पर पुरुषों को कब सुधारेंगे आप? पुरुषों को सुधारने का कोई काम नहीं है। कभी मैंने किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुना लड़की के साथ कोई घटना घट जाए तो ये पूछा जाएगा वो कितने बजे गई थी, क्यों गई थी, कौन कौन उनके घर में है, परिवार में, वो वहां सोने क्यों चली गई, वो वहां बैठने क्यों चली गई। क्या एक प्रिंसिपल से सवाल उठाना नहीं बनता था? तो ये जितना भी घटनाक्रम मैं देखती हूँ ना, जब तक पुरुषों के कान नहीं मरोड़े जाएंगे, जब तक वो शासन और प्रशासन के कान नहीं मरोड़े जाएंगे, इस तरीके की घटनाएं चलती रहेंगी। महिलाओं से आप आशा कर रहे हैं महिलाएं ही सारी चीजें ठीक कर दें, फिर आपकी जरूरत ही क्या है फिर देश में? फिर तो हम सारी महिलाएं बैठकर अपना सब कुछ सेट कर लेंगी। आप छोड़िए कुर्सियां सारी, बैठाइए महिलाओं को, करेंगी कोशिश। पुरुषों की जरूरत ही क्यों है? पुरुष कौन भाई? पुरुष हमारा भाई है। नहीं, पुरुष की जरूरत क्यों है? आपको सुरक्षा की जरूरत पुरुषों से क्यों पड़ती है? मैं कह रहा हूं खुद इतना डिफाइन क्यों नहीं हो जाती महिलाएं? महिलाएं डिफाइन ही हैं। महिलाएं, आप अभी मेरे साथ लड़ाई करना शुरू करिए, आप 4 लोग आ जाएं, मेरी ज्यादा ताकत है, मैं लड़ सकती हूँ, नहीं किसी की इतनी ताकत। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को क्योंकि देखिए घर से भी शुरू क्या करते हैं यहाँ पर हम कि आपको बाहर नहीं झांकना, आपको इधर नहीं जाना। कभी भी दोनों बेटा और बेटी को साथ बिठाकर कभी आपने कहते सुना है कि देखिए आप दोनों एक जैसे हैं, शारीरिक रूप से भी आप दोनों ताकतवर हैं, मेंटली भी लड़कियां ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आप उन्हें कोमल, हमने कभी भी अगर कविता लिखेगा कोमल हृदय वाली, कोमल लड़की, कोमल ये, अरे भाई कोमल क्यों, ताकतवर क्यों नहीं लिखते हो आप लोग हमारे लिए? मैं कहीं शायरी पढ़ूं, कहीं किसी भी संवाद में चले जाइए और पुरुषों को भी छोड़ दीजिए। अभी मैं एक फंक्शन में गई तो वहां महिला भी खड़े होकर, आप डॉक्टर हैं, इतनी सुंदर हैं, आप कैसे, आपको तो देख के मरीज, मतलब हम लोग किस तरह से महिलाओं के साथ बात करते हैं। एक सुंदरता का दायरा, उसमें चाहे महिलाएं हमारा शोषण करने की तरफ लेके जा रही हो, चाहे पुरुष हो। पुरुष को तो कहीं ना कहीं तब ताकत मिल जाती है जब वो देखता है कि अब ये लड़की को मैं काबू में लूंगा और नेताओं का शेल्टर मेरे ऊपर रहेगा,
प्रशासनिक अधिकारी भी मुझे बचाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी इच्छा शक्ति मजबूत ही नहीं है लड़कियों के लिए। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए सुबह 5 बजे हमारे पैर पकड़ने आते हैं, घंटी बजाएंगे, पैर पकड़ेंगे, आप हमारी दीदी हैं, आप हमारी माताजी हैं, माताजी हमें ही वोट देना। सुरक्षा के लिए कभी 5 बजे नहीं निकलते, सुरक्षा के लिए कभी बाहर नहीं आते कि किसी को दिक्कत तो नहीं है, कहीं रास्ते में अंधेरा तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, 4 पुलिस वाले खड़े किए जाएं। तो मैं तो नेताओं से कह रही हूं, थोड़ी इच्छा शक्ति मजबूत कीजिए, जिस तरह से वोट मांगने आते हो। और घनश्याम जी, एक चीज और, सांसद, विधायक, निगम पार्षद, इन सबको आप जवाबदेही तय कर दीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में बलात्कार हुआ या इस तरीके की घटना घटी, आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। देखिए फिर किस तरीके से ये निकल पड़ेंगे बाहर हमारी सुरक्षा के लिए। वोटों के इतर जवाबदेही तय किया जाना बहुत जरूरी है। अनिता डागर भी मेरे साथ हैं। तो अनिता जी, असल में ये जो बेटा बेटी का विभेद है, जो कहीं ना कहीं जड़ में दिखाई देता है, बेटियों को सैकड़ों पाठ पढ़ाने के अलावा बेटों को एक सीख नहीं दी जाती। ये बेटे ही तो है ना इसके पीछे जो इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। क्यों हम बेटों को ये नहीं समझा पाते कि भाई महिलाओं की इज्जत करना बहुत जरूरी है और महिलाओं को इंसान मानना भी बहुत जरूरी है। घनश्याम जी, ये जो इशू है यौन शोषण का, बहुत ही गंभीर विषय है और पूरे देश को आंकड़ों ने झकझोर के रख रखा है। ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। जो आप बता रहे हैं कि बेटों को हम शिक्षा क्यों नहीं देते, हाँ, ये एक प्रश्न है और सभी के लिए है। आज के टाइम में अगर बात की जाए तो लोगों की मानसिकता जो है वो ख़राब होती जा रही है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जिस माहौल में हम रह रहे हैं, सामाजिक हम आजकल नहीं हैं, सामाजिक मुद्दों पे हम चर्चा नहीं करते, भीड़ में हम कहीं भी शामिल नहीं होना पसंद करते, हमें लगता है कोई दूसरा आवाज़ उठा लेगा। आज के टाइम में स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है कि लोग बेटी होने पे सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसको किस हिसाब से सेफ्टी दे पाएंगे। जो आपने कहा कि बच्चों को, बेटों को हम लोग शिक्षा क्यों नहीं देते, इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, अगर आप लिटरेसी रेट इंडिया का उठा के देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा तक पहुंचते ही नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू होती है वो माता पिता द्वारा शुरू होती है घरों पे। अब ये परिवार भी संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो चुके हैं। सिर्फ बच्चे जो हैं माता पिता के बीच पल रहे हैं, नैतिकता खत्म होती जा रही है। हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं पर हम नैतिक मूल्यों की बात नहीं करते, हम संस्कारों की बात नहीं करते। बच्चे जब दादा दादी, नाना नानी इनके हाथ से ही नहीं गुजरते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप, जो कि आज की भगदड़ वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहे होते हैं, उस बीच बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, जिसका घातक असर ये आंकड़े बता रहे हैं। बहुत ही विचार करने की ये बात है कि अच्छा, तो कैसे पाला जाए बेटियों को, ये बताइए मुझको। अगर संस्कार दें तो कैसे पाला जाए बेटियों को, बेटों को कैसे पाला जाए? बेटियों से शुरुआत करते हैं जी। बेटियों को पालने के लिए सबसे पहले जो है सेल्फ डिफेंस टेक्निक उन्हें सिखाई जाए। अगर हम इतिहास की बात करें, अहिल्याबाई की हाथ पकड़ लेंगे, जैसे शबनम कह रही थी, कौन सा सेल्फ डिफेंस काम आएगा? 12 लोग एक महिला को पकड़ लेंगे। अनिता जी, ईमानदारी के साथ बताइए, कौन सा सेल्फ डिफेंस काम आएगा? देखिए, सिचुएशन कई बार मायने रखती है। हो सकता है कई बार सेल्फ डिफेंस टेक्निक जो है वो हमारी काम आ जाए। कई बार हमारे पास मोबाइल फोन है, उसमें कोई ऐसी ऐप है जो हमारे काम आ जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी नारी शक्ति दुर्गा शक्ति के रूप में काम आ जाए और हम लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हर बार हम ये कहते हैं कि अपने बेटों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। देखिए, बेटों की जान पर खतरा महिलाओं की अपेक्षा कम है। अंतर क्यों है? मुझे यही समझ में नहीं आता अनिता जी, अंतर क्यों है? ये विभेद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये चीजें सुधरेंगी नहीं। ये माइंडसेट का तो सारा खेल है। बेटी है तो आप कह रहे देखिए मैं उसको सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगी, बेटे को क्यों नहीं सिखाएंगी आप? क्योंकि देश आजाद है पर महिलाएं देश की आजाद नहीं है। किसकी वजह से? जो रेप हो रहे हैं वो महिलाओं के हो रहे हैं, लड़कों के नहीं हो रहे कहीं पे भी रेप। आप देखिए, सारे आंकड़े बताते हैं 15 मिनट में एक रेप। आप अपने बेटों को उस दहलीज में बांधने की हिम्मत रखिए ना, उनको सिखाइए कि महिलाओं को सम्मान कैसे होता है। उन्हें बताइए कि आपकी बहनें हैं तो बाहर भी बहनें हैं, ये राखी बांधने के लिए नहीं है।
इसका वैल्यू समझना होगा। ये कौन सिखाएगा अनीता जी? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनके माँ बाप संस्कार बच्चों में भरते हैं, नैतिक मूल्यों को वो जानते हैं, उनके बच्चे इन चीजों से दूर हैं। पर आप उन बच्चों का क्या करेंगे जो स्कूली शिक्षा तक नहीं पहुंचते? ग्राम पंचायत किस लिए है, विधायक किस लिए है, हमारे यहाँ प्रधान क्यों होते हैं, नंबरदार क्यों होते हैं? क्यों नहीं शिक्षा दी जाती गांव में? क्यों सामाजिक मुद्दों पे लोग नहीं बैठते? क्यों चौपाल में डिस्कशन नहीं होते खुल के? क्यों महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं होती? ये मुद्दे तब कहां चले जाते हैं? क्या हम एक रेप का इंतजार करें? बस गांव की चौपाल में हिम्मत रखती है कि सरपंच के आगे जाके बोल दे? आप तो गांव में रहती है ना, बताइए, वो हिम्मत ही की तो बात है, वो हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? हाँ, आप ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स बनाएं, एक्टिवेट करें, मुहिम ऐसी चलाएं, अभियान ऐसे चलाएं कि महिलाएं घरों से बाहर निकलें, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं। वर्क प्लेसेस इंडिया के ऐसे हैं जहां पे सिक्योरिटी नहीं है, सीसीटीवी नहीं है। क्यों सिंगापुर में नहीं होते केस? आप बताइए। सऊदी अरब में क्यों नहीं होते? कोरिया में क्यों नहीं होते केस? क्यों इंडिया में ही हो रहे हैं? क्यों भारत में ही हो रहे हैं हर 15 मिनट में रेप? ठीक है, तो एक क्या वहां पे महिलाएं नहीं है? ठीक है, सही दिशा में ले जाने की जरूरत है कि नहीं? दिशा मिलेगी कैसे? रेखा जी भी मेरे साथ है। रेखा जी, 2023 की रिपोर्ट जो बताती है कि 58% महिलाएं कहती हैं कि भाई हम असुरक्षित हैं, 52% महिलाएं कहती हैं कि रात में अकेले में चलने में डर लगता है, 40% महिलाएं कहती हैं कि काम पर जाने में डर लगता है, और 75% महिलाएं तो ऐसी हैं कि सब कुछ तह सहती हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि शिकायत कर दे। मैम, ये हिम्मत की तो बात हो रही है, शबनम हिम्मत की बात कर रही हैं, अनीता हिम्मत की बात कर रही हैं, लेकिन हिम्मत आती क्यों नहीं? मैम, लॉ इतना कमजोर है क्या हमारा जो हिम्मत नहीं दे पाता? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारा कानून किसी भी तरीके से कम है। हमारे देश के कानून को अगर हम बाकी देशों की कानून से भी तुलना करें तो हमारा जो कानून है उतना का उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि होना चाहिए, खास करके यौन शोषण के मामलों के अंदर। कानून में कमी नहीं है, बस उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो कहीं न तो कहीं चूक हो जाती है। और हमारे देश का एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि थोड़ा सा जो हमारा कानूनी सिस्टम है वो लंबा बहुत ज़्यादा है और स्लो हो जाता है। क्योंकि हमारे जो कानून का जो हम अपने संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो एक जो बेसिक जो उसके अंदर फंडामेंटल जो एक नियम है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक आप कसूरवार साबित नहीं कर देते तब तक आप उसको इनोसेंट मानेंगे, आप उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसको क्लीन चिट दे देंगे। और अंग्रेजी में कहा जाता है कि लेट 99 अक्यूज्ड गो स्कॉट फ्री बट वन इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड। यानी कि 99 लोग छूट जाए, पर अगर वो दोषी है तो भी छूट जाए, पर अगर एक व्यक्ति जो है वो बेकसूर है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उस बात को साबित करने के लिए, उस बात को मेंटेन करने के लिए हमारा जो कानून जस्टिस डिनाइड, तो इसे भी समझाइए ना फिर मुझको। देर से मिलने वाला न्याय तो काम का ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोड़ते रहिए सबको। आप घनश्याम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात जब हम कानून की पढ़ाई कर रहे थे, एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे तकरीबन 40 साल पहले, तब जब ये वाली बात पढ़ी ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यू नो। और हमको लगता था कि जब हम भी वकील बनेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से एक वकील होने के नाते किसी को न्याय मिलने के अंदर देरी ना हो, कमी ना हो। परंतु बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को, जस्टिस को डिले कर देते हैं। और सिर्फ अगर मैं माफ़ करिए कि मैं कानून की बात के ऊपर जब आ रही हूँ तो सबसे पहले कोर्ट से जाने के पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अनीता जी ने भी कुछ बात करी कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। वहाँ पर सबसे पहले हमारे देश में जो मुझे लगता है कानून के ज्ञान नहीं है, कानून के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि कानून क्या कहता है, किस अगर हम ये गलत काम करते हैं तो उसकी हमें क्या सजा मिल सकती है। तो एक तो अज्ञानता है, तो एक जैसे कहते हैं ना, एक ब्लैक बॉक्स की तरह से अंधेरा है। तो स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसे कहती हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे समझता हूं कि आपका कानून वो खौफ ही पैदा नहीं कर पाया लोगों में कि रेपिटेटिवली हम इस तरह की घटनाएं ना देखें। घनश्याम जी, कन्विक्शन रेट देखिए ना, एक कन्विक्शन रेट का एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, अगर गलत हो तो दुरुस्त करिएगा मैम। 2020 में कन्विक्शन रेट था 29.8 इसी मसलों का, वो 2022 में 23.3 रह गया मैम। ये कन्विक्शन रेट है। देखिए, ये बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए मैम? घनश्याम जी, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए, खास करके जबकि हम देखते हैं कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। पर
आप ना जो बात कर रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं ना, मैं तो बात कर रही हूँ प्रिवेंशन की। सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये तो बाद में हो कि जी कोई गलत काम हो गया तो हमने उसको सज़ा दी, तो पहले प्रिवेंशन करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, हर जगह जहाँ पे आप, एक तो मॉरल साइंस का जो एक टॉपिक होता था वो ख़त्म हो गया है। दूसरा, कानून के बारे में बेसिक ज्ञान किसी को नहीं है, तो आप सिर्फ कोई मुसीबत में आते तो एक वकील के पास जाते हैं, जो वकील शायद आपको सही राह बताता भी नहीं है। ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत सारे वकील जो गुमराह कर देते जब आपको देखते कि आप मुसीबत के अंदर हो। तो एक तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि ये जो जब एक तो दो चीज़ें हमारे स्कूल की और कॉलेजेस के अंदर करिकुलम के अंदर इस बात को स्टार्ट करना चाहिए। एक तो मॉरल साइंस यानी कि नैतिक शिक्षा के बारे में जो एक टॉपिक होता था, जो आजकल स्कूल्स में नहीं होता है, एक उसको शुरू करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस की बात अनीता जी ने करी, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को एक ना सॉलिड बनाइए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और साथ साथ कानून क्या कहता है उसके बारे में एक ज्ञान दीजिए। खौफ एक आगे की बात है, पहले ज्ञान दीजिए। से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये इमीडिएट इफेक्ट वाला नहीं है मैम फॉर्मूला। इसको आपको शुरू करना पड़ेगा, कब हम सीखेंगे, कब वो ग्रैब करेंगे, कब हम बदलेंगे। शुरुआत तो करिए, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। धीरे धीरे करते ही, जैसे कहते हैं ना कि जो घड़ा है वो बूंद बूंद से भरता है। 77 साल बीत गए, आजादी को सीखना होता तो सीख जाते। डंडे के जोर में वो दम ही नहीं है कि कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से अग्री नहीं करती घनश्याम जी की डंडे के उसके अंदर जोर नहीं है। कानून जो है, मैंने आपको कहा पहले, हमारे उसको हम इंडियन पीनल कोड कहते थे, अब भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। वो इतने पुख्ता कानून है, कानून में कमी नहीं है। धारा 376 वो की वही है। बनाते रहिए कागजों में मैडम, कोई फायदा नहीं ना। उसका खौफ क्यों नहीं है? खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, कन्विक्शन रेट स्लो है, पर कानून में कमी नहीं है। और कन्विक्शन रेट क्यों स्लो है उसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे जजेस में इच्छा शक्ति नहीं है, पर बहुत सारे फैक्टर्स। जिस परिवार की बेटी चली जाए उसको हम ये समझाएं कि देखिए अभी तो हम मोरल साइंस पढ़ाएंगे, फिर हम सिखाएंगे, मैम ये उसके जख्मों पे मरहम लगा पाएगा क्या? घनश्याम जी थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि मैं सिर्फ एक सजेशन दे रही थी कि उसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए सिर्फ कानून तो बहुत आखिर के अंदर आता है। ये वैसा ही हो रहा है मैम, सजेशन जैसे किताबों में लिखा है, व्यवहारिकता के पटल पे हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट जीरो है मैम। नहीं, मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड कोई सुझाव चाहिए मैम। रिजल्ट ओरिएंटेड सुझाव तो यही होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, परंतु साथ साथ उस बात को भी ध्यान दिया जाए कि कोई बेकसूर व्यक्ति है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, कि सिर्फ हमको सजा देनी है, हमको अखबारों में मीडिया के थ्रू छापना है कि हमने इतने दिन के अंदर इस केस के ट्रायल को पूरा कर दिया। फास्ट ट्रैक कम नहीं हो रही। घनश्याम जी मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगी, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जब अज्ञानता की और अगर हम उसकी बात करते हैं पुलिस, क्योंकि कोलकाता में इस पुलिस ने बहुत कुछ किया, मैं उस पर भी बातचीत करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। निहारिका मेरे साथ जुड़ रही है। निहारिका बाहर से आकर दिल्ली में रह रही हैं, पढ़ रही हैं, फ्यूचर बना रही हैं, भविष्य बना रही हैं। निहारिका, दिल पे हाथ रख के बताइए, माँ बाप से दूर रह के दूसरे शहर में अजनबियों के बीच, जहां हर पल निगाहें आपको घूरती हैं, कितना डर लगता है? बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि जब आप अकेले हो, एक रूम में हो, वहाँ किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, और पहली बात तो वहाँ कोई पुलिस स्टेशन ही इतना दूर है, कोई आपको जाने में इतना टाइम लगेगा, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, चलो हम सेल्फ डिफेंस सीख गए, सब कुछ। क्या मेरा शरीर इतना है कि 4 लोग मेरे दरवाजे पे खड़े हैं और मैं उनको खोल दूं दरवाज़ा और वो चढ़ जाए और मेरा दिमाग इमिटेट करेगा काम कि मैं उनसे सेल्फ डिफेंस की अपनी लड़ाई करना शुरू कर दूं? इस तरह का कुछ नहीं होता है। माँ बाप परेशान हमेशा रहते हो। मैं अपने फादर की कंडीशन बता रही हूँ कि वो पूरे दिन बैठ के सिर्फ न्यूज़ सुनते रहते हैं, पूरे दिन मेरी लाइव लोकेशन चेक करते रहते हैं, अपना काम छोड़ के, चाहे घर में कुछ हो रहा हो, मुझे दिन में 4-5 बार फ़ोन करते हैं कि तुम कहाँ हो, कोचिंग से आई कि नहीं आई, घर पे हो, बाहर मत जाओ, रात हो गया है, कुछ इमरजेंसी है, हम लोगों को 10 बजे भी अगर निकलना पड़ रहा है, अगर कि चलो आज 10 बजे खाना नहीं बनाया तो जा रहे हैं खाना लेने, तो नहीं जाने दे रहे, कह रहे चलो कोई बात नहीं, महंगा आ रहा है, हम पैसे डालें। इतनी सबकी कंडीशन अच्छी है, क्या हमारी कंडीशन अच्छी है? बिल्कुल कोई सेफ्टी मुझे बिल्कुल नहीं लगती है। एकदम हर टाइम अपना लाइव लोकेशन कभी भाई को या अपने पिता को परमानेंट शेयर करके रखना पड़ता है, और
अपने कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, हाल फिलहाल की बात है कि आप बाहर जा रहे हो, कोई आपके स्कूटी से ही पीछा करने लग जाए, आपका नंबर मांगने लगता है, कल को वो पकड़ के कुछ कर दिया हमारे साथ, तो क्या करेंगे हम वहाँ खड़े होके, किसको आवाज़ देंगे? हम लोग तो बिल्कुल वहाँ दिल्ली जैसे शहर में हम तो किसी को नहीं जान रहे, हम तो बाहर से आए लोग हैं, वहाँ किसको आवाज़ देंगे या किसको बुलाएंगे, किस तरह की बातें करेंगे? ये बिल्कुल ही मतलब कमरे में बैठ के रोने जैसे सिचुएशन होती है। आप अपने पिता माता पिता के एक सपने बस पूरे करने आए हैं और उसके ऊपर इतनी सारी पाबंदियाँ, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हर दिन हर पल या हर मिनट हमको झेलना ही पड़ता है। आप शाम की कोचिंग नहीं जा सकते, आपको दिन की ही कोचिंग में जाना पड़ेगा, चाहे शाम का टीचर अच्छा ही क्यों ना हो, आपका दिन में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शाम को आपको कुछ हो जाए तो आपको कौन बचाएगा? वहाँ कौन आएगा आपके लिए? कोई नहीं आता है खड़ा होने के लिए। कोई एक लड़का नहीं आएगा, ना कोई एक महिला आती है उस समय, ना एक पुरुष आता है, पूरा समाज में से कोई नहीं आता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो उस समय। बस कि हाँ आपके फ़ोन में एप्लीकेशन से ये कुछ भी काम नहीं आता है उस समय जब हो रही है तो सिचुएशन। कल को वो चीज़ अगर हमारे ऊपर आ गई, अगर मेरे ऊपर आ गई, तो मैं कैसे उस पर रिएक्ट करूँगी? मैं क्या करूँगी? मैं कैसे, मेरे पिता मुझे देखेंगे उस सिचुएशन में जब मैं खड़ी हो जाऊंगी, या मैं अपने पिता को कहूँगी कि मेरे साथ गलत हो गया है, मेरे साथ कोई लड़का आके छेड़छाड़ कर रहा है? मैं कैसे अपने भाई को जाके बताऊँ मेरे भाई को कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ मेरे काम जहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ गलत हो रहा है, या जहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ गलत हो रहा है? कैसे मैं चीज़ें मैनेज करूँगी? कितनी घबराहट हमें होने लगती है। या आपकी, चाहे आपके रूम में कोई लड़की है, अगर आप एक दिन के लिए उसे अकेला छोड़ दें और आपके दरवाजे पर कोई 1 घंटा बेल बजा रहा है। ये राखी वाले दिन मेरे रूम में रहने वाली लड़की के साथ हुआ कि 1 घंटे तक हमारे डोर पे कोई आके 2 लड़के बेल बजाते रहे लगातार। उसने डर के मारे दरवाज़ा नहीं, कल को वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते तो क्या करती वो? और वो मेरी दोस्त है और मैं उसे कैसे देखती? और मैं उस सिचुएशन को इमेजिन कर रही हूँ कि अगर वो हमारे साथ हो जाता तो किस तरह मैं, मेरे पिता या मेरे घर में मेरी फैमिली के लोग कैसे मुझे देखते, कैसे कहते कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। जिस पिता ने, जिसको मेरे हर एक सपने को पूरा किया है, उसको मैं एक सपना पूरा करने आई हूँ, उसका ही सपना पूरा करने, कैसे मैं उस चीज़ को मैनेज करूँगी? ये सब बातें सोचने वाली बात होती है। ये कहने वाली बातें बहुत अच्छी होती है कि हमारे पॉलिटिशियंस आके कर देंगे सेल्फ डिफेंस से, पर कुछ नहीं होता रियलिटी में। वहाँ जाके रह के देखिए, वो सभी महिलाएं फेस कर रही होती, जो हर एक लड़की फेस कर रही है। और एक तो अच्छे खासे कम्युनिटी के साथ हुआ है ना, एक डॉक्टर के साथ हुआ है, ये तो वो वेल एजुकेटेड होंगी, कहीं ना कहीं लॉ से भी अवेयर होंगी, सब कुछ। फिर कैसे हो गया ये सब चीज़ें? ठीक है, तो दिक्कतें बहुत हैं। इन दिक्कतों को ही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात पुलिस की भी होगी, उस डर की भी होगी जो पुलिस की दहलीज तक महिलाओं को जाने से रोक देता है। ये डर कितना बड़ा है और कम महिलाएं कह पाएंगी कि हम आजाद हैं। ब्रेक के उस पर रहिएगा मेरे साथ। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में उस सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई बहुत भद्दा है, बहुत शर्मनाक है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं और कौन सी तस्वीर हम रोज देख रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबनम खान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शबनम, 1908 से लेकर 2024 हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं को लेकर तमाम संगोष्ठी, गोष्ठी, संवाद, सब कुछ तो हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि सोच नहीं बदल रही है। अब सोच बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये समाज की सोच बदल पाए? आप तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लगातार इस क्षेत्र में काम करती रही हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है शबनम? घनश्याम जी, वो दिक्कत नहीं है कि संगोष्ठी हो रही है, महिला दिवस मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब चीजें होती रहनी चाहिए, ये भी एक अवेयरनेस का जरिया है। पर हम बात कर रहे हैं जो डर रहा है उसकी, जो डरा रहा है, जिससे डर लग रहा है उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। डर किससे लग रहा है हमें, आप बताइए? डर लग रहा है उस
अपराधी पुरुष से जो कहीं भी हमें सिर्फ एक गंदे नजरिए से देख रहा है। तो हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा उस पुरुष के दिमाग पर जो लड़कियों को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझता है, जो लड़कियों को बहन बेटी ना समझ के सिर्फ मेरे को इस, क्योंकि आप देखिए पॉर्न मूवीज आप आराम से देख सकते हैं, नेट पर हर जगह अवेलेबल है, बच्चा भी देख रहा है, आप कोई रोक नहीं है। जबकि मैं सरकार से हमेशा कहती रहती हूँ कि इस पर रोक लगाइए और उसको भी छोड़ दीजिए। जब भी आप किसी लड़की की तरफ देखते हैं, आप और हम तो बहन बेटी की बात करते हैं कि बहन बेटियां और बड़ा ये, हम तो बड़े, आगे आकर कोई नहीं खड़ा होता है। जब भी कहीं, अभी जैसे निहारिका बता रही थी कि कोई घंटी बजा रहा था, अगर 10 बहनें इकट्ठा हो जाती, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम पुरुषों पे, आप भी कहते रहते हैं घनश्याम जी पुरुषों पे डिपेंड क्यों, पुरुषों पर डिपेंड नहीं है, लेकिन दिमाग उन्हीं का ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपराध तो वो पुरुष वर्ग ही कर रहा है। तो उसको समझाने के लिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। पर मैडम जब वो पुरुष घंटी बजा रहा था तब उसका रिवर्ट कर दिया होता तो फिर अगली बार वो दरवाजा तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता। बिल्कुल, आप तो सहम गई, डर गई, छुप गई। नहीं, ये तो निहारिका को मैं कह रही हूँ, आपके माध्यम से न सिर्फ निहारिका को कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ, लड़कियों को। मैं सिलना जानती हूं तो उधेड़ना भी जानती हूं। उधेड़ने वाले वर्ड पर जोर रखिए कि कोई भी अगर हम पर आंख उठाने की कोशिश करेगा या घूरने की कोशिश करेगा या इस तरीके की कोई भी चीज हमें लगेगी कि मुझे इस व्यक्ति से डर लगता है, तो हम बाहर निकलकर आवाज उठाएंगे। और आज तो निहारिका डरने की जरूरत नहीं है आपको। कोशिश करिए कि सारी लड़कियां संगठित रहिए, कोई एक व्यक्ति आपको दिखाई दे, सब लड़कियां संगठित होकर काम करिए। और हम सब लोग हैं आपके साथ, आपको दिल्ली में रहकर घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि 100% इस चीज को बंद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप और हम, जैसे हम 4 यहाँ सशक्त महिलाएं बैठी हैं, अगर आप और हम सब लोग एक एक बहन बेटी के आगे आकर खड़े हो जाएं और उनको पता हो अपराधियों को कि किसी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो हमारी मुश्कें कस दी जाएंगी, कानून व्यवस्था भी इतनी सुदृढ़ हो कि वो भी तुरंत कार्यवाही करे, और जुडिशरी हमारी दी, मैं माफी के साथ कह रही हूं, क्योंकि जुडिशरी से भी तो डर लगने लगा है लोगों को आजकल कि इतना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, फिर खींचते खींचते बेटी ही बताती रहेगी उसके साथ क्या घटना घटी थी, कौन आया था, किसने पकड़ा था, हाथ पकड़ा था कि गला पकड़ा था, बेटी बताएगी। बेटी से आप सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, फिर एक मीडिया ट्रायल शुरू होगा, उस बेटी के बारे में चर्चाएं शुरू होंगी, अपराधी छूट जाएगा, बेटी कहीं ना कहीं मारी जाएगी। तो सब ये एक एक चीज पर काम करना होगा, हमें खुद तो सशक्त होना ही है। हमने देखा जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद लोग सड़कों पे उतरे, और वो पुरुष जिससे सबसे बड़ा खतरा महिला को आप बता रही हैं, वो पुरुष भी आपके साथ कतारबद्ध था, उसके हाथों में भी मोमबत्तियां थी, उसके हाथ में भी तख्तियां थी, वो बोल रहा था आपके साथ। क्या हमने देश के हर पुरुष के बारे में बोला? अपराधी शब्द लगाया हमने, जो इस तरीके के अपराध करते हैं, जो इस तरीके के दिमाग से शोषित लोग हैं, जिनका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता है, और पॉर्न मूवीज देखकर, ये शराब पीकर। मैं तो सरकार से बोलती हूँ कि शराब पर भी बैन लगाइए ना। अगर शराब इसका एक सबसे बड़ा जरिया मानते हैं, लगा दीजिए बैन, बिलखने दीजिए जिसको बिलखना है, लगाइए बैन। और आपको पता है, ड्रग्स हमारे देश में, हमारे युवाओं की जड़ों में ड्रग्स भरा जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं कड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है हमें। फिर हम प्रशासनिक अधिकारियों से कहेंगे तो फिर आप कहेंगे आपने प्रशासन पर टाल दिया शबनम। ये लमसम पूरे देश में हर चीज पर काम करना होगा। हर एक की रगों में युवाओं की ड्रग्स भरा जा रहा है। घनश्याम जी, मेरे पास ही एक एमसीडी का स्कूल है, वहां के बच्चों को आप देखेंगे, हम कितना काम कर लेंगे, हमारा एक सीमित दायरा है। इसीलिए मैं सरकार को बोलती हूँ, जैसे दी भी कह रही थी, सरकार शबनम मुझे ये समझाइए, जब कई गुंडों से लड़कर शबनम खान किसी बच्ची को छुड़ा कर ला सकती है, वो हिम्मत कहां से आती है? क्या हर किसी के बाद फाजिल खान जैसा पिता होगा तभी ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि वो नमी, वो आंखों में हिम्मत, वो सब कुछ मैंने आपकी जबान पे देखा है। आप गुर्राती भी हैं, मुस्कुराती भी हैं, उधेड़ती भी हैं और सिलती भी हैं। हर किसी के पास फाजिल खान नहीं है, इसका मतलब ना? नहीं, हर एक के पास फाजिल खान जैसे ही पिता है, हर एक के पास शबनम खान जैसी ही बेटी है। बस थोड़ा सा उनको पुश करने की जरूरत है, उनके अंदर थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है। हमें क्यों इस तरीके से आप प्रोजेक्ट करते हैं, जहां भी देखिए बस ब्यूटी, लड़की मींस बाल, मींस लिपस्टिक, मींस मेकअप, वो भी करेंगे, वो भी हमारा अधिकार है, बिंदी भी लगाएंगे, वो भी हमारा अधिकार है। लेकिन समय पड़ने पर हम सब महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन गुंडों की बैंड भी बजाएंगे। ये सिखाना शुरू करिए, ये बताइए। कोई बात नहीं, मेरे पिता कहते थे, अब आपने उनका नाम ले दिया है तो मैं कोट कर रही हूं उनकी बात को, वो कहते थे, मर ही जाओगी ना
कोई बात नहीं, 50 को मार के मरना, 50 को मार के मरोगी, कोई दुख नहीं होगा। तो इस तरीके का जज्बा आपको लाना पड़ता है। और ये जब आप और हम बिगुल फूकेंगे, जैसे जो अब मैंने मुहिम चलाई है उसमें 2-4 हजार लोग अभी जुड़ चुके हैं। अभी मैंने कल ही रात में ये मुहिम का आगाज किया। तो इस तरह से जब, और हम सारे पुरुषों को नहीं तो कहते शबनम खान जैसी महिला को इस पैनल का हिस्सा बनाने की वजह भी यही है कि वो हिम्मत मेरे तमाम व्यूवर्स तक पहुंचे जो शबनम खान में है। और एक शबनम खान नहीं, देश में कई शबनम खान हो, निहारिका हो, अनीता डागर हो, और तमाम तरह की हम अलग यहां से जगह पाए। मेरे साथ अनीता डागर भी हैं। अनीता जी, डॉक्टर के साथ जो कुछ कोलकाता में हुआ वो किसी सुनसान जगह पे नहीं हुआ कि वो कहीं अकेले जा रही थी, कोई उसके साथ नहीं था, लाइट भी नहीं थी, उसे दबोच लिया गया हो। उसी के वर्क प्लेस पे डॉक्टर ऑन ड्यूटी जब वो अपने कार्यालय में थी, अपने हॉस्पिटल में थी, ये तब सब कुछ हुआ। तो वो कौन सी गाइडलाइन है जो एक महिला असल में फॉलो करे? भाई घर से निकले तो दोस्त को ले जाए, भाई को ले जाए, पिता को ले जाए, अकेले ना जाए, कपड़े छोटे ना पहने, किसी से बात ना करे, और कोई कुछ कह दे तो सिर झुका के आ जाए, इग्नोर ना करे। ये कब तक सिखाते रहेंगे हम? घनश्याम जी देखिए, हमें स्कूल से शुरू करना होगा। सुरक्षा हमें स्कूलों में बढ़ानी होगी, कॉलेज में बच्चे जाते हैं वहाँ बढ़ानी होगी, छात्रावास में बढ़ानी होगी, हॉस्पिटलों में बढ़ानी होगी, कंपनीज में लोग जाते हैं रोजगार के लिए वहाँ बढ़ानी होंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेस देखे हैं जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी बनी होती हैं, पर उनका उपयोग कभी भी नहीं होता। लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता, और न्याय प्रक्रिया से लोगों का विश्वास जो है वो टूटता जा रहा है। लोगों के बीच ये है कि हम अपनी बात कहीं रखेंगे, पता नहीं हमें जस्टिस मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हम इतने कमजोर होते जा रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा के घेरे में रखना है, किलेबंदी करके रखनी है महिलाओं को। नहीं, देखिए सुरक्षा तो जहां जाए, घर जाए, ऑफिस जाए, छात्रावास जाए, वो फौज उनके साथ रहे। नहीं, सुरक्षा फौज की बात नहीं है। नहीं, देखिए माहौल को सुधारना पड़ेगा, सबसे पहली बात है, जिसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा हमारे आगे जो आ रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है ये, और इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इक्का दुक्का केस नहीं है, हर 15 मिनट में मायने रखता है। अनीता जी देखिए, जो पीड़ित है, अगर आपने उसको सुरक्षा की घेरे में रख लिया, सो व्हाट, क्या बड़ी बात है? आप उससे सक्षम बनाने की बात क्यों नहीं कर रही? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा मैडम। मैं सबसे पहले ये कहूंगी घनश्याम जी, देखिए बहुत सारे लॉ, ऑर्डर, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिसी मेकर हैं हमारे देश में, सब कुछ है, न्याय प्रक्रिया है, पर उसका सुचारू रूप से संचालन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, क्यों हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी देनी चाहिए? क्योंकि हम नंबर 1 पर हैं आबादी के, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में, जिनको कि हम लोग मिलके ही सुलझा सकते हैं। हमारा कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। भ्रष्टाचार से हम लोग लड़ रहे हैं, चप्पे चप्पे पे हमारे साथ जो है सामाजिक मुद्दे, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत गंभीर हैं। उन सब का निदान हमें एक होकर ही मिल सकता है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसा सुरक्षा घेरा दिया जाए, जिसमें हम रात में बाहर निकलने में भी खुद को स्वतंत्र महसूस करें। ऐसे घेरे में सांस ले पाएंगी आप? देखिए, चारों तरफ आपकी सुरक्षा का घेरा होगा, अनीता डागर खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, आजादी महसूस कर पाएंगी। वो अनीता डागर जो प्राकृतिक खेती की अलग जगह आ रही है, जो अपने को अलग से एस्टैब्लिश कर चुकी हैं, क्या इस तरह का इनिशिएटिव अनीता डागर उस सुरक्षा के घेरे में ले पाएंगी? जी, और उस सुरक्षा के घेरे में जो आदमी रहेगा वो आपको किस निगाह से देखेगा, इसकी गारंटी कौन देगा अनीता डागर? अगर हमें यही माहौल देखना है, एक हॉस्पिटल भी आप देखिए अब सुरक्षित नहीं रहा। आप देखिए वहां पे इतने सालों से एस्टैब्लिश ये हॉस्पिटल, ये अस्पताल, वहां का सिक्योरिटी जब कोलैप्स हो गया तो हम रोडों पे कैसे स्वतंत्र निकल सकते हैं? ये सिर्फ कथनी और करनी वाली बातों में बहुत ज्यादा फर्क होता है घनश्याम जी। देखिए, हमें अपने सोल्यूशन पे बात करनी होगी, समाधान पे बात करनी होगी। तो फिर तो घर में छुपा के रख लीजिए बेटियों को। हाँ, तो फिर ऐसे बलात्कार के लिए रोडों पे निकल जाएं, मतलब कहीं भी सुरक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी। प्रजातंत्र में आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। आप इसे कमजोरी के हिसाब से नहीं आकलन कर सकते कि जो आप कमजोर हो इसलिए आप सुरक्षा की डिमांड कर रहे हो। नहीं। शबनम, एग्री करती हैं आप इससे? नहीं, मैं इस पर एग्री नहीं करती। शबनम जी और अनीता जी को स्क्रीन पर रखिए माफी चाहती हूँ दी, मैं आपके कोई अपोजिशन में नहीं हूँ, बट मेरे ऊपर गोली भी चल चुकी, मेरे को डर नहीं लगता। शहीद हो जाएंगे कोई बात नहीं, ऐसे काम करते हैं हम लोग, बात उसकी नहीं है। अगर हम डर जाएंगे, अगर हम सारी बहन बेटियां किसी सुरक्षा के घेरे में चली जाएंगी, फिर क्या ही हमारी आजादी है? मैं बोल रही हूँ घनश्याम जी, जिस पुरुष से डर लग रहा है उस पर काम करिए। आप महिलाओं पे काम करे जा रहे हैं। महिला को सुरक्षा दे दीजिए, महिला को बंद कर दीजिए, महिला को ये, महिला को नहीं भाई,
पुरुष पे काम करिए, पुरुष पे, उस अपराधी पुरुष पे काम करिए, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से चाहे फांसी देनी पड़े जल्दी से जल्दी दीजिए। उसके जो बेटी आपके पास आ गई उसकी सुनवाई करने के लिए किसी शबनम खान के फोन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी और की जरूरत नहीं होनी शबनम जी, चाहिए। आप ये तुरंत कहना उसकी सुनवाई होनी चाहिए। शबनम जी देखिए, मतलब पहले हमारे साथ कुछ हो, फिर हम उसके नहीं, बाद ये दहाड़े बात की बात है। चिल्लाएं ये नहीं। जो- मैं ये चाहती जो हूँ हो ही ना, ये जो क्यों मैं होता है बोल 15 रही मिनट हूँ में कि यहाँ पर हम सब लोग क्यों नहीं बहन बेटियां एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लेती। अगर एक बेटी को कुछ होता दिखे 100% कोई चीज बंद नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप और हम ही एक दूसरे का साथ देने खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है ऐसा कि उन अपराधियों की हिम्मत नहीं है। जब एक निहारिका के आगे शबनम खान, मैंने बोला है निहारिका को मैं कल आऊंगी आपके वहां पर और आपको पता चलेगा फिर उसका कि किस तरह से बदलाव आया आपके आसपास। जब आप और हम सब एक एक बहन आगे आगे आकर खड़ी होंगी जो सशक्त है और सारों को जैसे जैसे सशक्त करते जाएंगे, मुझे पक्का यकीन है कि हम सब लोग जो ताकतवर होकर उभरेंगे उन पुरुषों को, उन अपराधी पुरुषों को, क्योंकि पुरुष सुन के घनश्याम जी सारे पुरुषों को साथ में जोड़ लेते हैं। मैं उन अपराधी लोगों की बात करती हूँ जो बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं या उन्हें किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाते हैं। तो आप और हम जब सब एकजुट होकर खड़े नजर आएंगे उनकी मुश्कें कसी जाएंगी। रेखा जी भी मेरे साथ है। तो रेखा जी, ब्रेक से पहले पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे थे। कोलकाता वाले केस में भी पुलिस का जो रोल देखने को मिला वो बहुत शर्मनाक है। पहली कोशिश पुलिस की ये क्यों रहती है मैडम कि मामला रफा दफा हो जाए, हत्या को सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया जाए, गैंग रेप को रेप में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैम, ऐसी कौन सी पुलिसिंग होती है, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें शिक्षा दी जाती है, समझाया जाता है कि हर अपराध को आपको कम देख के आंकना है, कम आंकना है? ये क्या है मैम? ये पुलिस अपनी सेविंग करती है या वहां की सरकार की सेविंग करती है? दोनों बातें हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पुलिस जो मुझे लगता है कि हमारे देश की एक तो किस तबके से आती है, मोस्टली ये लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे एक माइंडसेट जहाँ जो होता है, जहाँ पर वो इस तरह की बातों को, यौन शोषण की बातों को शायद बहुत सीरियसली लेते ही नहीं रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के तो ऐसे गलत काम करेंगे ही। तो माफ़ करिए अनीता जी, आप रूरल सेक्टर से हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पर कहूँगी कि हमारी जो मोस्टली जो पुलिस फोर्स के अंदर जो जवान लड़के आते हैं वो रूरल सेक्टर के आते हैं, अर्बन सेक्टर के नहीं आते, जहाँ पर उन्होंने इसी सोच के अंदर वो पले बड़े होते हैं कि औरतों को दबाना चाहिए और औरतों के साथ इस तरह के काम होते हैं। तो उनको औरतों का फ़र्ज़ बनता है कि उसको डाइजेस्ट कर ले और उसको इग्नोर करे और किसी को उसकी रिपोर्ट ना करें। एक तो ये वाला माइंडसेट है जो पुलिस का चेंज करना पड़ेगा। उनकी एजुकेशन, उनकी सेंसिटिविटी, उनको बहुत उसके बारे में नरम बनाना पड़ेगा। उनको इस तरह की सेंसिटिविटी देनी पड़ेगी कि महिलाएं जो हैं, आपके घर के अंदर जो आप देख के आए हैं कि आपके पिता आपकी माँ को कैसे दबाते थे या आप अपनी बहन को कैसे दबाते थे, उसको हर समय घर के अंदर रखते थे। और बलात्कार जैसे केसेस, माफ़ करिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ प्रोग्राम के अंदर। ये जो हम आज बलात्कार की बात कर रहे हैं ना, ये उस बलात्कार की बात करें जो मीडिया ने कवर कर लिया, जो आज अखबारों के अंदर आ गया। जो घरों में रोज बलात्कार हो रहे हैं उनके बारे में कौन बात करेगा? आज एक निर्भया केस हो गया तो हेडलाइंस ने ले लिया, पर रोज निर्भया के केसेस घरों के अंदर हो रहे हैं। रोज जो लड़कियों के साथ खास करके यौन शोषण कौन कर रहा है, उनके बहुत नजदीकी लोग ही कर रहे हैं। कल ही अखबार के अंदर एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जहां पे कितने बरसों से एक पिता अपनी ही बेटी के साथ यौन शोषण कर रहे थे और आखिर के अंदर जब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी माँ जब अबॉर्शन कराने को गई तो उस लड़की का देहांत हो गया। तो ये वाली बात क्योंकि देहांत हो गया तो अखबार के अंदर आ गई, पर तो कई बार तो ऐसी बातें आती ही नहीं है ना, ये तो बातें छुप जाती हैं। तो इन बातों को हमको रोकना पड़ेगा कि पुलिस का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि वो इस बात को रियलाइज करें कि यौन शोषण के बारे में महिलाओं को जीरो टॉलरेंस का अधिकार है। जो निर्भया केस के अंदर ये वर्ड कॉइन हुआ था, जीरो टॉलरेंस। दूसरा, कानून के बारे में जो साक्षरता है वो पुलिस को भी नहीं है, उनको नहीं मालूम, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उनको बेसिक किस तरह से वो अपना बेसिक एजुकेशन करके पुलिस के अंदर भर्ती ले लेते हैं, या माफ करिए ओपनली मैं कह रही हूँ इस बात को, घूस दे के कहीं तो कहीं दे के, क्योंकि सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को चाहिए। पुलिस सेक्टर अपनी नौकरी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। आप पूरे सिलेक्शन प्रोसेस पे क्वेश्चन रेज कर रही हैं। मैं बिल्कुल क्वेश्चन कर रही हूँ। एजुकेशन, एक बात यहाँ एक चीज, जैसा कि मैम ने कहा कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के परिवेश से आते हैं पुलिस वाले, उनकी मानसिकता जो है वो कुछ अलग हिसाब की होती है, कुछ लोगों की मैं उसके लिए बता दूं, मैं खुद एक गांव से आती हूँ और गांव में किस तरीके का परिवेश है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ बहू बहन बेटी की जो इज्जत है, ऐसे हादसे अगर वहां पे हो जाएं, घर परिवार बाद में पूरा गांव सड़क पे लाके ऐसे केसेस को
बिल्कुल, मतलब परिवार के भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी, लोग उसमें आग लगा दे खड़े खड़े, न्याय प्रक्रिया तक भी ना जाना पड़े। गांव में ये माहौल है, अनीता जी, वो जो बहुत पुलिस अच्छी बात वाले हैं है। उनके घर का भी ये माहौल है, उन्होंने अपनी महिलाओं को इतनी शक्ति दे रखी है। ट्रेनिंग में तो अनीता जी हो सकता है, मैं आपकी बात को डिसएग्री नहीं कर रही, मैं कहती हूँ हो सकता है कि आपका गांव जो है इतना आगे फॉरवर्ड है, पर मैं जनरल की बात कर रही हूँ। मैं हरियाणा की बात करती हूँ। मैं यहाँ पर अगर यूपी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे यूपी जी टॉपिक में हम विषयांतर हो जाएंगे, ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे यही कि आधी आबादी का दर्द का आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है। ब्रेक के उस पार रहेगा मेरे साथ। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ में आज बात कर रहे हैं उस आधी आबादी की जो फख्र के साथ हमको पूरा करती है, लेकिन उनकी स्थिति को देख के हमको जरा भी फख्र नहीं है, शर्म है। और ये शर्म बस कांधे पे लादे हुए हम चले जा रहे हैं। आज़ादी के इतने बरस बीतने के बाद भी हम असहाय नजर आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। निहारिका मेरे साथ हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और दिल्ली में आकर पढ़ाई कर रही हैं। कई बार ऐसा लगता है निहारिका कि ये सब कुछ जो घटनाएं चल रही हैं टीवी में, उसको देखकर पिताजी कहेंगे भाई लौट आओ। अपनी पढ़ाई छीनने का भी डर है, अपने भविष्य कोई अधर में लटकने का भी डर है। इस तरह का डर कभी दुखी करता है? बिल्कुल दुखी करता है, क्यों नहीं दुखी करता है डर। मतलब सबसे ज़्यादा ये दुखी करता है कि जिस दिन आपको अपना, जिस उम्मीद से आप आए हो, वो सब कुछ छोड़ के आपको सिर्फ एक डर की वजह से वापस जाना है। और काफ़ी उम्मीदें होती है हमें खुद से भी, अपने पिता के सपनों से भी, और जब उनको देखते हैं रोता हुआ हमारे लिए, और जब हम उस चीज़ को देखते हैं कि मतलब हम लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है ये, क्या करें, मतलब हम क्या करें, किस जगह जाके लड़ाई करें, किस बात को लेके लड़ाई करें, क्यों लड़ाई करें। हम तो पढ़ने आए हैं ना, हम तो नौकरी करने आए हैं, जैसे लड़के करने आए हैं वैसे हम भी आए हैं। हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हमारी बॉडी को पेन नहीं हो रहा है, या हमें कुछ हो नहीं रहा है, या किस तरह की बातें हो रही हैं ये समाज में, बचा रही हैं लड़कियों को कि दब जाओ, तुम सुरक्षा दे दो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। क्यों कर लें? अब मुझे बता दीजिए कौन से लड़के को, मैंने तो अपने घर में भी नहीं सुना कि मेरे भाई को कहीं मेरे पापा कह रहे हैं नहीं 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 ये मत करो, और ये तू मत जा, तू मत कर। हमें तो बोला जा रहा है, हमें तो कहा जा रहा है तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, तुम्हें बाहर भेज दिया जा, तुम घर पे जाके रहो, ऐसे रहो। क्यों हो रहा है हमारे साथ? ने क्या गलती करी है हम लोगों ने? आप बता दीजिए, आप लोग बताइए। मैं सबसे पूछती हूँ क्या गलती करी है मैंने? मेरी 24 साल उम्र है, मेरी क्या गलती है? कल को मेरे साथ कोई रेप कर गया, ठीक है, क्या मैं करूँ कि बिल्कुल सर, क्यों नहीं रोना आएगा कि कल को मेरे साथ कुछ हो गया इस तरह का, तो मैं अपने मेरे पिता किस तरह मुझे देखेंगे उस तरह का। निहारिका हिम्मत रखनी है और बिल्कुल नहीं रोना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं निहारिका, बिल्कुल नहीं रोना। निहारिका नहीं, रोना पुलिस करेगी, पुलिस करेगी, हम कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे साथ कुछ अभी हो जाए, मेरे पिता को मैं कैसे, अगर मैं उस समय जिंदा रही, मेरे पिता को मैं क्या ऐसी शक्ल लेके खड़ी करूंगी? मैं अपने पापा के सामने कैसे जाऊंगी कि आप मुझे इस कंडीशन में आके देखिए, आपने मुझे पढ़ने भेजा था। नहीं, स्तब्ध हैं, हम सब स्तब्ध हैं, हम सब स्तब्ध, और सबकी आंखों में पता है इस वक्त आंसू है। कल को मैं चली गई, मेरे दोस्त के साथ कुछ हो गया, कि किसको मैं अपने जीवन भर तो अपने ऊपर गुनाह लूंगी ना, कि मेरे मुंह से निवाला भी कैसे उतरेगा कि मैं तो बस गई थी क्लास लेने और मेरे दोस्त के पीछे कुछ ऐसा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना, नहीं सोचना है। हिम्मत की बात करनी, देखिए यहाँ हम हिम्मत की बात करें, बिल्कुल नहीं रोगी निहारिका, नहीं। दूरदर्शन पे आप बैठी हैं, दूरदर्शन पूरा भरोसा दे रहा है आपको, ऐसे नहीं रोना है, नहीं रोना है आपको। देखो निहारिका के आंसू बता रहे हैं असल में, देखिए, और बहुत अजीब सी स्थिति हो गई है शो में, और ये स्थिति जब होती है तो शो को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये हिम्मत की बात है और दूरदर्शन किसान हमेशा ये हिम्मत देता रहा है। और हमारे तो इस शो में कई महिलाएं हैं,
हमारी एडीपी हैं गुंजन भटनागर, हमारी पैक्स है नम्रता सिंह, मेरी पैनल प्रोड्यूसर गीता रावत है, मेरी स्क्रिप्ट राइटर गुंजन मिश्रा है। इतने सारे लोगों के साथ जब हिम्मत के साथ हम सच के साथ को बढ़ाते हैं, और ये पूरी टीम महिलाओं की है, और ये महिलाओं की टीम सच की अलग हर मंगलवार और गुरुवार को जगाती है। और फिर जब निहारिका जैसे बच्चे रोते हैं तो फिर वाकई बहुत कुछ खराब हो जाता है। शो को बढ़ाना है आगे, निहारिका रोएंगे नहीं आप, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत शर्म की बात है हम सबके लिए। शबनम, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। शबनम, मैं बहुत स्तब्ध हूँ इस वक्त, और मतलब मुझसे कुछ पूछा जाना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझको। ये कैसी स्थिति है शबनम? ऐसी स्थिति और ऐसी बदलते भारत की तस्वीर की उम्मीद तो नहीं की थी ना। एक बच्ची आके शो में रो रही है। फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी अपने देश की बेटियों से, रोने से काम नहीं चलेगा। रोना नहीं है हमें उनको रुलाना है जो हमें रुलाने की कोशिश करते हैं। बस यही ताकत लेकर निहारिका और निहारिका जैसी जितनी मेरी देश की बेटी हैं, सब लोग आज संकल्प ले लीजिए कि हमने रोना नहीं है। अपराधी को जब तक हमारे अंदर दम में दम है, हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये चर्चा चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा तो चलती रहनी चाहिए महिलाओं के बारे में, लेकिन जब चर्चा के लिए बैठे तो हमेशा ये बात हो रही हो कि निहारिका आज आईपीएस बन गई कि आईएएस बन गई। हमेशा इस तरीके की घनश्याम जी चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये रोने वाला जो चैप्टर है, ये हम सबको मिलकर खत्म करना पड़ेगा। हाँ, शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, आप और हम उनको भी जागरूक, वो हमें क्या जागरूक करेंगे, हम उल्टा उन्हें जागरूक करते हैं कि आपने ये जो यूनिफॉर्म लगाई है इसको पहचानिए, यूनिफॉर्म में बहुत दम है। एक यूनिफॉर्म वाला सिपाही कहीं खड़ा हो, घनश्याम जी आप मेरी बात से अग्री करेंगे, और 1000 अपराधी खड़े हो सामने, किसी की मजाल नहीं है। कानून का भय जो हम लोग कह रहे हैं होना बहुत बेहद जरूरी है। हमें मत बांधिए कानून के दायरे में कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, लेकिन आपकी वर्दी का, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, सत्ता का, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, भय होना जरूरी है कि अगर मैंने आंख उठाकर देखा बेटी की तरफ, आंखें निकाल दी जाएंगी। ठीक है, ये खौफ बेहद जरूरी, ये हिम्मत और ये खौफ दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है अगर इस स्थिति को सुधारना है। लेकिन अनीता, क्या वाकई हम अपने बेटों को वो परवरिश दे पा रहे हैं? क्योंकि मैंने तो कई माओ को बहुत फख्र से ये कहते हुए सुना है कि भाई हम तो अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालते हैं, बेटियों को हम बेटियों की तरह क्यों पालने की हिम्मत नहीं रखते? बेटों में और ऐसे कौन से एक्स्ट्रा फीचर इनबिल्ट आते हैं कि जिसके जरिए ये सोचा जाता है कि नहीं, हम बेटियों को बेटों की तरह पालेंगे? देखिए, कह तो देते हैं हम लोग कि बेटा बेटी एक समान है, पर बहुत सारी मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब हम ज़मीनी स्तर पर जाएंगे तब हम हकीकत से जो हैं रूबरू होंगे। आज मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब जो जिस हाल में हम लोग रह रहे हैं। हाँ, हमें अपने बेटों को भी शिक्षा देनी चाहिए, अपनी बेटियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, और एक मान के देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, पर हमें अपने समाज में एकता रखनी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम लोग एक हो गए, जिस दिन महिला, सबसे पहले तो एज अ महिला हमें खुद की इज्जत करना आना चाहिए। उसके बाद हमें दूसरी महिला जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे सामने रहते हैं, हमारे घर परिवार में हैं, हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। उसके बाद पूरे समाज की इज्जत करनी चाहिए। और हम मतलब मैं कई शहरों में मैं लोगों को जानती हूँ जिन्हें यही नहीं पता होता कि जी हमारे घर के बगल में कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है। तो हमें थोड़ा सा सामाजिक होना पड़ेगा। अच्छा अनिता जी, हम लगातार कहते हैं कि पुरुष महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन कई बार आपको नहीं लगता है कि महिलाएं ही दूसरी महिलाओं का चरित्र हनन सबसे पहले करती हैं? अगर किसी गली मोहल्ले में कोई महिला कुछ अलग किस्म के कपड़े पहन के चले जाए तो सबसे पहले छीटाकशी करने वाली एक दूसरी महिला ही होती है। क्या ऐसा नहीं होता? क्या हम ऐसा नहीं देखते? देखिए, सारी महिलाओं के लिए तो हम ये नहीं तो सारे पुरुष भी ऐसे नहीं होते ना? सारे पुरुष भी ऐसे नहीं होते, इसीलिए कह रहे हैं सुधार की जरूरत है, और हम सुधार कर सकते हैं। मैं इन चीजों के देखिए सख्त खिलाफ हूं कि पहले हादसे का इंतजार किया जाए, उसके बाद हम रोड शो करें, स्ट्राइक्स पे जाएं, हम प्रोटेस्ट करें। मैं चाहती हूँ ऐसा सेफ माहौल मिले, कैसे भी मिले, सिक्योरिटी मिले, जहां हम खुली हवा में सांस ले सकें। ऐसे मुद्दों पे हमें बैठने की जरूरत ही ना हो, डिबेट ही ना हो ऐसे मुद्दों पे। मुझे वो फॉर्मूला बताइए जब अनीता डागर खेतों में मिट्टी को साने हुए हाथों में खड़ी होती है और प्राकृतिक खेती का पूरे देश को संदेश देती है, और वही अनीता डागर
कॉटन की साड़ी पहन के प्रधानमंत्री के सामने खड़ी होती है और आंखों से आंख मिला के उनके सारे सवालों का जवाब देती है। ये दोनों अनीता डागर ही तो हैं। ये हिम्मत क्यों नहीं मिलती है, मैं कह रहा हूं इस हिम्मत में कहां कमी हो जा रही है। आप लोगों को इस पैनल में शामिल करने का मेरा मकसद ही ये है कि आप सब जितने मेरे पैनल में बैठे हैं बहुत विशिष्ट हैं, अपने आप में आपकी खासियत है। ये खासियत क्यों नहीं आ पा रही है, ये हिम्मत कहां से मिलती है, आपको हिम्मत कहां से मिली, जल्दी से बताइए। देखिए, कोई भी हादसा होता है हमें काफी सबक सिखा के जाता है। ये जो हादसे हो रहे हैं इनसे हमें संलग्न लेना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम अपने हिसाब से चीज़ों में सुधार ला सकें। आप जैसा कि कह रहे हैं कि मैं एक गांव के उससे आती हूँ, किसान परिवार से मैं हूँ, खुद हम किसान हैं। इस बीच मैं अपने समाज में महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। कहीं भी हम जाते हैं जहाँ हमारा संवाद होता है, जहाँ पुरुष होते हैं, सबसे पहली चीज जो मैं कहती हूँ सबसे पहले जितने पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं उतनी ही महिलाएं आप लाइए। उस अनुपात का मैं विशेष रूप से ध्यान देती हूँ ताकि हमारे जैसे चेहरों को देखकर लोगों में हिम्मत आए, लोगों को बढ़ावा मिले। और हाँ, मैं उन महिलाओं में से हूँ जो फक्र के साथ ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैं सीना चौड़ा करके महिला का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। कभी भी किसी महिला को कहीं जरूरत है, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश पूरे भारतवर्ष में देना चाहती हूँ कि हम कमजोर नहीं हैं, हम सक्षम हैं और डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। अगर हम एक हो गए तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, रेखा जी भी मेरे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। रेखा जी, लेकिन ईमानदारी के साथ मैं एक जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई क्राइम के केसेस होते हैं, कत्ल के केसेस होते हैं, बलात्कार के केसेस होते हैं, क्या क्लाइंट आप पे उतना विश्वास जताते हैं जितना एक पुरुष वकील पे जताते हैं? क्या इस तरह का उनके मन में कोई संशय रहता है कि भाई ये तो महिला वकील है, कहाँ हैंडल कर पाएगी? मैम बताइए, क्या इस तरह की दिक्कत हुई? आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा मेरे से। देखिए, जहाँ पर जो अपराधी है जो मेरे पास आता है या जो दोषी है जो मेरे पास आता है, जिसको कोई सज़ा मिल चुकी है और कोई अपील करना चाहता है, अगर वो पुरुष है तो उसके मन में एक बार के लिए ये ज़रूर होता है कि कहीं मैं एक महिला होने के कारण उसके ऊपर कुछ जजमेंटल तो नहीं हो रही है ना, कि मैं क्या उस बात से एग्री तो नहीं करी। फर्ज करे कि उसका फैसला ऑलरेडी आ चुका और वो अपील करना चाहता है और उसको कोई सजा मिल चुकी है, तो वो मुझे उस दृष्टि से देखता है, उसको लगता है कि मैं महिला हूं तो शायद मैं उस फैसले से एग्री कर रही होंगी। और अगर वो अपराधी है और अभी तक उसको सजा नहीं मिली, तो वो इस तरह के यौन शोषण के केसेस के अंदर बहुत कम केसेस होते हैं जो आते हैं क्योंकि मैं एक महिला हूं। और ये मैंने अपने आप नोट करा है कि जो मेरे मेल कोलीग्स हैं, जो पुरुष हैं, जो वकील हैं, उनके पास ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं। क्रिमिनल्स मेरे पास भी आते हैं, परंतु जो यौन शोषण वाले केसेस हैं वो कम आते हैं। और वो यही सोचते हैं कि शायद मैं एक महिला होने के कारण उनके ऊपर उतना शायद मेरी जो सिंपैथी होगी वो उस महिला विक्टिम के साथ में होगी और मैं उनको न्याय नहीं दिला पाऊंगी और शायद मैं उनको उस केस में पहले ही जैसे अपनी सोच से ही मैं उनको सजा दे दूंगी। तो ये एक मानसिकता होती है जो पुरुष अपराधी होते हैं, जो दोषी होते हैं। और पर अगेन, जैसे अनीता जी ने कहा कि एक ही ब्रश से हम सबको पेंट नहीं कर देते। और आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फीमेल क्रिमिनल लॉयर्स भी हैं जो केसेस के अंदर न्याय दिलाने की कोशिश करती हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर केस के अंदर जो अपराधी होता है वो दोषी ही होता है, उसको भी न्याय का अधिकार है, उसको भी जस्टिस मिलने का अधिकार है। और अभी 2 दिन पहले ही बंबई का एक फैसला कोर्ट के अंदर आया, पेपर के अंदर आया, जहां पर एक पुरुष को जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगा था, 40 साल के बाद में, 40 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है, 40 साल के बाद में उसको एक्विट कर दिया गया है, उसको बिल्कुल निर्दोष पाया गया है। 40 साल उस व्यक्ति ने, उस पुरुष ने उस केस के साथ में जितनी भी परेशानियां झेली होंगी, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, उस पुरुष ने फेस करी हैं। तो मेरा यहाँ पे बस ये कहना चाहूंगी मैं कि हम किसी को भी एक साथ ब्लेम नहीं कर सकते कि सारे पुरुष गलत हैं, सारी महिला जो है सही है। कई बार गलत तरीके के चार्जेस भी लगाए जाते हैं। देखने की जरूरत है और उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो अभी बस 2 दिन पहले ही रक्षाबंधन का त्योहार गया है। आप सभी के हाथों पे कई राखियां होंगी और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सिर्फ राखियां ना हो, बल्कि एक प्रण हो, एक वचन हो, एक भरोसा हो, एक उम्मीद हो हर उस बहन के लिए जिसने आपकी कलाई पे राखी बांधी है। जिसने बांधी है उसके लिए तो प्रण है, जिसने नहीं बांधी है उसकी इज्जत की रक्षा करने का भी प्रण आपको लेना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम व्यूअर्स
इस राखी की लाज तो कम से कम निभाएंगे, ऐसी उम्मीद मुझको है। सच के साथ के अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, आधी आबादी की इज्जत जरूर करिए। आज बस इतना ही। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।